सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट 4 का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड के बारे में विस्तार से बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं। वे शुगर्स जो हाइड्रोलिसिस पर या हिंदी में हम कहें जल अपघटन पर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, उन्हें हम डाइसेकेराइड कहते हैं। ये प्रॉपर्टी में क्रिस्टली ठोस होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक डाइसेकेराइड्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, हिंदी में कहेंगे अपचायक शर्करा, और दूसरे तरह के जो डाइसेकेराइड्स हैं उन्हें कहेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, हिंदी में कहेंगे अनअपचायक शर्करा। इनके एग्जाम्पल है, अपचायक शर्करा का एग्जाम्पल है माल्टोस और अनअपचायक शर्करा का एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो ये जो डाइसेकेराइड्स हैं किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं हम। पिछले टर्म में मैंने ग्लाइकोसिडिक लिंक के बारे में बताया था। ये बताया था कि ग्लाइकोसाइड्स किस तरह से बनते हैं। जब मोनोसेकेराइड की रिएक्शन हम मेथिल अल्कोहल के साथ करते हैं तो मेथिल ग्लाइकोसाइड्स प्राप्त होते हैं, और अगर हम मेथिल ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलाइज करें तो हमको एक शुगर यूनिट प्राप्त होती है और दूसरा एक और पार्ट प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं ए ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन पार्ट में कम से कम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो ए ग्लाइकोन जो पार्ट है वो शुगर भी हो सकता है और नॉन शुगर भी हो सकता है। तो हम अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट को ग्लाइकोसिडिक लिंक से जोड़ देते हैं तो हमें डाइसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं। इस डाइसेकेराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमको एक मोनोसेकेराइड पार्ट प्राप्त होता है जो कि शुगर पार्ट है। दूसरा पार्ट जिसको कि हम कहते हैं एक ग्लाइकोन पार्ट, वो भी शुगर ही प्राप्त होता है जो कि दूसरी मोनोसेकेराइड यूनिट के रूप में होता है। तो इस प्रकार से जो डाइसेकेराइड है वो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके सुक्रोज जिसको कि हम कैन शुगर बोलते हैं, लैक्टोज और माल्टोज। देखते हैं हम सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज को हम हिंदी में इक्षु शर्करा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम कैन शुगर भी कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सुक्रोज एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेल्सियस, जल में घुलनशील है और ईथर और अल्कोहल में अघुलनशील है, अविलयशील है। सुक्रोज को अगर इसके गलनांक के ऊपर तापक्रम पर गर्म करते हैं तो ये भूरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसे कैरामल कहते हैं। शांत H2SO4 के साथ झुलसकर ये काले रंग का पदार्थ देता है जो कि प्योरली कार्बन होता है। जो काला पदार्थ में प्राप्त होगा वो प्योर कार्बन होता है। यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसके विशिष्ट घूर्णन का मान होता है +66.5 डिग्री। तनु HCl के द्वारा जल अपघटित होकर यह D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज का एक समअणुक मिश्रण देता है। हम हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl के द्वारा भी कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है इसके लिए, इन्वर्टेज एंजाइम, इसके द्वारा भी हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज या जल अपघटित कर सकते हैं। सुक्रोज जिसका कि ऑप्टिकल रोटेशन का मान होता है +66.5, जो हाइड्रोलिसिस होने पर, जल अपघटन होने पर ग्लूकोज देता है और साथ ही D- फ्रुक्टोज देता है। तो D+ ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसका मान है +52 डिग्री और D- फ्रुक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन का मान है -92.6 डिग्री। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमको जो समअणुक मिक्सचर प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो उसका जो नेट रिजल्ट होता है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू अधिक है, -92.6 है और ये प्लस की वैल्यू है +52 डिग्री। तो यहाँ पर जो
हाइड्रोलिसिस होगी अगर सुक्रोज की, तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से हमें डी ग्लूकोज और डी माइनस फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं, और जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसका मान जो सुक्रोज का मान था उससे रिवर्स हो जाता है, यानी सुक्रोज यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर जो मिश्रण प्राप्त होता है वो लिवो रोटेटरी प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, और ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का जो इक्विमोलर अमाउंट में जो मिश्रण प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो इसका रिड्यूसिंग पार्ट है वो इंगेज है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंक बनाने में काम में आ जाता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर ये अगर सुक्रोज की रिएक्शन फेलिंग विलियन के साथ करें तो यहाँ पर ये फेलिंग विलियन को अपचेत नहीं करता है, ये लाल रंग का अवक्षेप नहीं देता है। अगर हाइड्रोक्सीलेमिन के साथ ये ऑक्जिम नहीं बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ फेनिल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता है, और म्यूटा रोटेशन या हिंदी में हम कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को प्रदर्शित नहीं करता। तो ये सभी अभिक्रियाएं ये बताती हैं कि सुक्रोज का सीओचओ ग्रुप और फ्रुक्टोज का सीओ ग्रुप जो कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को रखते हैं, जो कि किसी भी फेलिंग विलियन को अथवा हाइड्रोक्सीलेमिन को के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो दोनों ग्रुप सुक्रोज में ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रुक्टोज का कीटोनिक ग्रुप मुक्त नहीं है। यानी सुक्रोज में जो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रुक्टोज का कीटोनिक ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो सुक्रोज है वो उसका स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसाइड। यहाँ पर जो लिंक है वो है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक है, ये ग्लूकोज वाला पार्ट है सुक्रोज के, ये पूरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है जिसमें ये ग्लूकोज वाला पार्ट है, ये फ्रुक्टोज वाला पार्ट है। ग्लूकोज पायरेनोस रिंग के रूप में उपस्थित है और फ्रुक्टोज फ्यूरेनोज रिंग के रूप में उपस्थित है। ग्लूकोज का ये C1 कार्बन एटम है जिस पर कि CHO ग्रुप था, उसने यहाँ पर जो फ्रुक्टोज का C2 कार्बन एटम पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ ग्लाइकोसिडिक लिंक का निर्माण किया है। चूँकि लिंक यहाँ पर पीछे की तरफ से है तो हम इसको कहते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक, अगर इधर इस तरफ से होता तो हम इसको कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक। इसीलिए इसका जो नाम है सुक्रोज का जो नाम है वो है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोसाइड। इसका हावर्थ प्रक्षेपण जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज का जो C1 कार्बन एटम है फ्रुक्टोज के C2 कार्बन एटम के साथ ये ग्लाइकोसिडिक लिंक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इस तरह से हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा भी सुक्रोज की स्ट्रक्चर को दर्शा सकते हैं। दूसरा जो डायसेकेराइड है वो है माल्टोज है, इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि यह श्वेत है, क्रिस्टली ठोस है, गलनांक इसका 160 to 165 डिग्री सेल्सियस है। यह भी जल में विलय है और ईथर अल्कोहल में अविलय है। यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और म्यूटा रोटेशन को प्रदर्शित करता है। इसके दो रूप हैं, एक अल्फा रूप है जिसका विशिष्ट घूर्णन है +168 डिग्री और दूसरा बीटा रूप है जिसका विशिष्ट घूर्णन है +112 यानी 112 डिग्री। अगर इन दोनों का मिश्रण मिला दिया जाए तो विशिष्ट घूर्णन का मान आता है +136 डिग्री, यानी कि अगर ये साम्य में हो, अगर अल्फा रूप और बीटा रूप साम्य में हो तो यहाँ पर जो विशिष्ट घूर्णन का मान है वो +136 डिग्री होता है।
माल्टोज को जब हम जल अपघटित करते हैं, हम जल अपघटन तनु HCl के द्वारा कर सकते हैं, अथवा इसका एक विशिष्ट एंजाइम होता है माल्टेज एंजाइम, उसके द्वारा भी हम माल्टोज को जल अपघटित कर सकते हैं। तो माल्टोज जल अपघटित करने पर 2 मोल ग्लूकोज के देता है। जब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं तो ये फेलिंग विलयन का अपचयन करता है। हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ ये ऑक्जिम बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ हाइड्राजोन बनाता है, यानी ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को प्रदर्शित करता है, यानी मीटा रोटेशन को प्रदर्शित करता है। तो इन रिएक्शंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक अपचायक शर्करा है, या हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है। इन रिएक्शन से यह भी सिद्ध होता है कि माल्टोज में उपस्थित जो 2 ग्लूकोज यूनिट है, उनमें एक यूनिट का एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में, फ्री अवस्था में, तो एक का फ्री है और एक का लिंक्ड है। तो जो फ्री CHO ग्रुप है, उस फ्री CHO ग्रुप के कारण ही फेलिंग विलयन का अपचयन होता है, अथवा ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होता है, अथवा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फ्री CHO ग्रुप है, ये रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए सारी रिएक्शंस को प्रदर्शित करता है, यानी कि फ्री CHO ग्रुप होने के कारण ही माल्टोज अपचायक शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर है। तो इन रिएक्शंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो माल्टोज का जो स्ट्रक्चर्स है वो है 4O अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल डी ग्लूकोपाइरेनोज। यहाँ पर जो 2 ग्लूकोज यूनिट है, उनके बीच में ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंक है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक है। इसका C1 कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज यूनिट के C4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। माल्टोज के स्ट्रक्चर में जो 2 ग्लूकोज यूनिट है, उसमें ये एक ग्लूकोज यूनिट है, दूसरी ये ग्लूकोज यूनिट है। ये ग्लूकोज यूनिट अपचायक भाग को प्रदर्शित करती है, यानी रिड्यूसिंग पार्ट है, और ये ग्लूकोज यूनिट नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, यानी अनअपचायक भाग को प्रदर्शित करती है। अनअपचायक भाग का जो C1 कार्बन एटम है वो अपचायक भाग के C4 कार्बन एटम के साथ एक ग्लाइकोसिडिक लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसका नामकरण कर सकते हैं हम इसका, कि इसका नाम है 4O अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल डी ग्लूकोपाइरेनोज, और हम जनरल लैंग्वेज में इसको कहते हैं माल्टोज। इसका हावर्थ प्रक्षेपण स्ट्रक्चर, हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये C1 कार्बन एटम है, ये C1 है, ये C2 कार्बन एटम, C3, C4, C5 एंड C6, और यहाँ पर ये भी C1 कार्बन एटम, C2, C3, C4। एक यूनिट का जो C1 कार्बन एटम है दूसरी यूनिट के C4 कार्बन एटम, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक यूनिट का जो C1 कार्बन एटम है दूसरे यूनिट के C4 कार्बन एटम के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये जो C4 कार्बन एटम है, ये ग्लूकोज का C1 कार्बन एटम, ये ग्लाइकोसिडिक लिंक है जो कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंक है। इसके द्वारा ये यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंक दिखाई गई है। तो हम आवर्त प्रक्षेपण स्ट्रक्चर के द्वारा हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि 2 डाइसेकेराइड के स्ट्रक्चर देखे, एक देखा है हमने सुक्रोज और दूसरा देखा है माल्टोज। सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसमें जो रिड्यूसिंग पार्ट है दोनों यूनिट के जो सुक्रोज के अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में ग्लूकोज का CHO और फ्रुक्टोज का जो CO ग्रुप है आपस में मिलकर एक ग्लाइकोसिडिक लिंक का निर्माण करते हैं। इसलिए जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन माल्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें एक जो माल्टोज के में जो 2 यूनिट है, दोनों ग्लूकोज यूनिट है, तो एक ग्लूकोज यूनिट का जो CHOH ग्रुप फ्री है और वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को प्रदर्शित कर सकता है, इसलिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग
शुगर है। अगले टर्न पर हम देखेंगे एक और डाइसेकेराइड है लैक्टोज। लैक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से रिएक्शन देता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम हॉवर्थ प्रक्षेपण सूत्र के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू।